के इस वीडियो में एनसीईआरटी सॉल्यूशन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए क्लास 11th फिजिक्स चैप्टर नंबर 10 थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के एनसीईआरटी सॉल्यूशन करने वाले हैं। इसके पहले हमने चैप्टर 9 तक सारे सॉल्यूशन किए हैं। आपने अगर नहीं देखे तो प्लेलिस्ट जाकर चेक कीजिए, सारे मिलेंगे आपको। किसी भी वीडियो में किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो उस वीडियो को नीचे कमेंट करके बताइएगा, उसको हम ठीक करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कुछ कहना चाहते हो, कोई डाउट, कोई क्वेरी, कुछ भी कहना है तो प्लीज कमेंट करके बताइए। तो अब इस वीडियो को आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो में पहला क्वेश्चन हमारा ये है, क्वेश्चन नंबर 10.1। द ट्रिपल पॉइंट्स ऑफ नियॉन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर 24.57 केल्विन एंड 216.55 केल्विन रेस्पेक्टिवली। एक्सप्रेस दिस टेम्परेचर्स ऑन द सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल्स। दो स्केल दिया हुआ, दो टेम्परेचर दिए हुए, दोनों ही केल्विन में दिए हुए हैं। आपको केल्विन को सेल्सियस में और फ़ारेनहाइट में चेंज करना है। उसके पहले हम एक बार देख लेते हैं स्टैंडर्ड रिलेशन क्या क्या है, किस यूनिट को किस में कन्वर्ट करना है, इसके स्टैंडर्ड रिलेशन है। पहले से स्टैब्लिश हमने थ्योरी में पढ़ा भी है और बहुत पहले से है भी। पहला है टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल टू टेम्परेचर इन सेल्सियस डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। मतलब अगर आपको कोई टेम्परेचर सेल्सियस में दिया हुआ है और केल्विन में चाहिए, उसमें 273.15 ऐड करना पड़ेगा सेल्सियस वाले में, तब केल्विन का टेम्परेचर मिलेगा। ऐसे ही सेल्सियस से फ़ारेनहाइट टू फ़ारेनहाइट में चेंज करना है। सेल्सियस में दिया हुआ है, फ़ारेनहाइट में आपको चाहिए तो 9/5 टाइम्स टेम्परेचर ऑफ सेल्सियस प्लस 32। 9/5 होता है 1.8, तो सिंपली 1.8 टाइम्स आपको उस टेम्परेचर सेल्सियस को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा प्लस 32 ऐड करना पड़ेगा। नेक्स्ट केल्विन टू फ़ारेनहाइट। टेम्परेचर आपको केल्विन में टेम्परेचर दिया हुआ है, इस केल्विन टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट में चेंज करना है। तो ये फॉर्मूला है T ऑफ F इज इक्वल टू 9/5 K माइनस 273। यहाँ K माइनस करना पड़ेगा, K माइनस 273.15 प्लस 32। तो ये हो गया बेसिक कन्वर्जन हमारे फॉर्मूले। इसका यूज करके हमको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना है। एक दिया है ट्रिपल पॉइंट ऑफ नियॉन, एक दिया ट्रिपल पॉइंट ऑफ CO2। पहले एक एक करके दोनों के लिए सॉल्व करते हैं। नियॉन के लिए एट T इज इक्वल टू 24.57 केल्विन। तो आपको केल्विन में दिया हुआ है, C में चेंज करना है, C की वैल्यू फाइंड करनी है, C में कितना होगा। तो बस इसको माइनस कर देंगे। T ऑफ C इज इक्वल टू टेम्परेचर इन C इज इक्वल टू टेम्परेचर इन केल्विन माइनस 273.15। तो ये है 24.57 माइनस 273.15, ये है माइनस 248.58 डिग्री सेल्सियस। तो ये हो गया आपका सेल्सियस में। अब दूसरा है इन एक सेल्सियस में एक केल्विन में, ठीक है, फ़ारेनहाइट, सॉरी, एक सेल्सियस में एक फ़ारेनहाइट में चेंज करना है। तो इन फ़ारेनहाइट टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू टेम्परेचर इन सेल्सियस इंटू 1.8। 9/5 होता है 1.8, ठीक है, इंटू 1.8 प्लस 32। तो ये है अभी हमने निकाला माइनस में, माइनस 1.8 इंटू 248.58 प्लस 32। इसको हम सॉल्व करते हैं, आता है 415.44 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये हमारा डिग्री फ़ारेनहाइट में, यह हमारा डिग्री सेल्सियस में, ठीक है। सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड के लिए सॉल्व करते हैं। टेम्परेचर इन एट T इज इक्वल टू 216.55 केल्विन। इस केल्विन को सेल्सियस में चेंज करना है। तो टेम्परेचर एट C इज इक्वल टू टेम्परेचर एट K माइनस 273। 216.55 माइनस 273.15, ठीक है। तो यह है आपका 47, 57, ठीक है, माइनस 57 पॉइंट समथिंग आएगा। कैलकुलेशन आप चेक कर लीजिएगा, ये 4 के आसपास आएगा, ठीक है, डिग्री सेल्सियस। 56 से 57 कुछ आएगा, ऐसा चेक कर लीजिएगा आप। उसके बाद बोला है ये सेल्सियस में आ गया। आप टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट में, एक सेल्सियस में निकालना है, टेम्परेचर सेल्सियस में फाइंड करना है, टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट में फाइंड करना है, दो में फाइंड करना है आपको क्वेश्चन, ठीक है। सेल्सियस में हमने निकाल लिया, फ़ारेनहाइट का ये है इज इक्वल टू 1.8 इंटू माइनस 56.4 प्लस 32। इसका अप्रोक्सीमेटली आंसर आता है, इसका आंसर कितना आएगा, ये ऑलमोस्ट 2 टाइम्स है, डबल मान लो, प्लस प्लस हो गया 1.8 माइनस 56, 55, 112 माइनस 112 पॉइंट समथिंग, 0.3 प्लस 32
इसका आ जाएगा आंसर आपका -80, 110 होता तो 88, 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। कैलकुलेशन आप चेक कर लीजिएगा आंसर, ठीक है। हम यही सॉल्व कर रहे हैं, अलग से हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, यही कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन, सिंपल था, सिर्फ यूनिट कन्वर्जन आपको ध्यान रखना था। मैं फिर कह रहा हूँ, इसको आप खुद से क्रॉस चेक कर लीजिएगा, ठीक है। प्लीज क्रॉस चेक योरसेल्फ, इसको आप खुद से क्रॉस चेक कर लीजिएगा। आंसर आ गया आपका टेम्परेचर, ये है। यूनिट कन्वर्जन से इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, ठीक है। ये हो गया, इसको याद है तो आपको इजीली क्वेश्चन बन जाएंगे आपसे, कोई बड़ी बात नहीं है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10.2। Two absolute scales A and B have triple points of water defined to be 200 A and 350 B. What is the relation between TA and TB? एक छोटा सा कंसेप्शन लॉजिकल टाइप क्वेश्चन है। आपको दो टेम्परेचर दिया हुआ, दो एब्सोल्यूट स्केल्स दिए हुए A एंड B। इन स्केल्स के बेस पर आपको बताना है TA और TB क्या में आपस में क्या रिलेशन है। हम स्टार्ट करते हैं, लेट A टाइम्स TA इज इक्वल टू B टाइम्स TB। इसको हम इक्वेशन मान लेते हैं स्टार्टिंग, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन वन है, और TA और TB में जो रिलेशन बता रहे हैं, ये एज्यूम कर रहे हैं ये हमारा रिलेशन है। नेक्स्ट हम एज्यूम करते हैं, और क्वेश्चन दिया हुआ है 200 A और 300 B। लेट TA इज इक्वल टू 200 A एंड TB इज इक्वल टू 350 B, ठीक है। और हमें पता है ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर जो होता है, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर TA इज इक्वल टू TB इज इक्वल टू 273.16 केल्विन। ये होता है, हमें पता होना चाहिए, ठीक है। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर होता है 273.16 केल्विन। इसमें इस इक्वेशन में पुट करने के बाद जो आया हमारा क्या वैल्यू है, 273.16 इज इक्वल टू 200 इंटू A, और A इज इक्वल टू 273.16 अपॉन 200। सिमिलरली 273 केल्विन, 273.16 K इज इक्वल टू 350 B। दोनों क्वेश्चन कंपेयर किया हमने, A और B की वैल्यू निकाला था, सो B की वैल्यू आएगी 273.16 अपॉन 350 B। ये हो गया इक्वेशन 3, ये हो गया इक्वेशन 2। दोनों इक्वेशन पुट इक्वेशन 2 एंड 3 इन इक्वेशन 1, ठीक है। हमने जो गिवन है क्वेश्चन उसी को हमने सॉल्व किया है। तो जो हमारा वैल्यू आ रहा है, A की वैल्यू है 273.16 अपॉन 200 टाइम्स TA इज इक्वल टू 273.16 अपॉन 350 टाइम्स TB। ये कॉमन कैंसिल हो गया, तो TA आ गया 200 अपॉन 350 टाइम्स TB, या फिर TA इज इक्वल टू 4 अपॉन 7 TB, या TA अपॉन TB आ गया 4/7, और TA इज टू TB आ गया 4:7। ये हमारा आंसर है, ठीक है। ये रिलेशन पूछा है, TA और TB में क्या रिलेशन हो सकता है। बस हमने एक डेरिवेशन दिया है, डेरिवेशन था ज़्यादा कुछ था नहीं, हल्का सा एक डेरिवेशन टाइप क्वेश्चन था, न्यूमेरिकल वैल्यू डाल दी इसमें, तो उसमें सॉल्व करना, फाइंड करना था TA और TB का रिलेशन। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10.3। द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इन ohms of a certain thermometer varies with temperature according to the approximate law R equals to R0 bracket 1 plus alpha T minus T0. The resistance is 101.6 ohm at the triple point of water 273.16 Kelvin and 165.5 ohms at the normal melting point of lead 600.5 Kelvin. What is the temperature when the resistance is 123.4 ohms? हमको एक जनरल इक्वेशन दिया हुआ है, सबसे पहले हमें ये इक्वेशन पता होना चाहिए, याद होना चाहिए रेजिस्टेंस और टेम्परेचर का रिलेशन क्या आपस में,
ठीक है, पहली बात ये रिलेशन हमें याद होना चाहिए। कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है और नहीं है तो हमें याद होना चाहिए। दूसरी बात, हमें रेजिस्टेंस के कुछ वैल्यूज दिए हुए हैं एट सर्टेन टेम्परेचर। लेड के लिए दिया है एट ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर पे रेजिस्टेंस है 101.6 ओम्स, एट 600.5 केल्विन पे रेजिस्टेंस है 165.5 ओम्स। हाउ रेजिस्टेंस इज डिपेंडिंग ऑन टेम्परेचर 123.4 ओम। यहाँ पर आपको टेम्परेचर की वैल्यू बतानी है, व्हाट इज द टेम्परेचर टी। ठीक है, तो सिंपल सा है, आपको इक्वेशन पुट करना, वैल्यूज आ जाएगा, बहुत बड़ा डिफिकल्ट नहीं है। आइए सॉल्व करते हैं इस इक्वेशन को। सबसे पहले हमारा इक्वेशन क्या है, R इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट। सबसे पहले हम थर्मल कोएफिशिएंट एक्सपेंशन लीनियर कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन फाइंड करेंगे। लीनियर कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन अल्फा, ठीक है। अल्फा क्या लीनियर कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन है, ठीक है। ऐसे हमने बहुत सारे पढ़े हैं, सरफेस वाला पढ़ा है, उसको बीटा बोलते हैं और वॉल्यूम को हम गामा बोलते हैं। तो यहाँ लीनियर की बात हो रही है तो लीनियर की बात करेंगे। सबसे पहले हमें लीनियर फाइंड करना है। कैसे करेंगे, इन दो इक्वेशन को लेकर सॉल्व करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इन दोनों को लेकर सॉल्व करेंगे। पहले दिया हुआ है रेजिस्टेंस 165.5 इज इक्वल टू 101.6। ये दो रेजिस्टेंस को लेकर सॉल्व कर रहे हैं। ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा टी कितना है 600.5 माइनस 273.16। यहां से हमको सॉल्व करना है 165.5 अपॉन 101.6 इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा, ये होता है 327.4। ठीक है, तो यहां से हमको अल्फा की वैल्यू निकालनी है। ये आ गया अप्रोक्सीमेटली 1.643 आएगा, इज इक्वल टू 1.628 1 प्लस अल्फा इंटू 327.4। अल्फा की वैल्यू आ गई 0.628 अपॉन 327.4, अप्रोक्सीमेटली 0.001921 केल्विन इनवर्स। ठीक है, ये हमारे अल्फा की वैल्यू, हमको अल्फा की वैल्यू मिली अप्रोक्सीमेटली वैल्यू। अब इस अल्फा को इसमें हम रखेंगे तो हमारा वैल्यू टेम्परेचर की वैल्यू मिल जाएगी। कैसे मिलेगी, देखिए हमको दिया हुआ इस रेजिस्टेंस पर टेम्परेचर टी निकालना है। तो हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, इसमें ये वैल्यू रखना है 123.4 इज इक्वल टू ट्रिपल पॉइंट के लिए, किसके लिए, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर पूछा है क्वेश्चन में। 101.6 1 प्लस अल्फा, ये 0.00192, हमको टेम्परेचर टी निकालना है एट ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर 273.16। इसके लिए हमको टेम्परेचर टी निकालना है 123.4 अपॉन 101.6 इज इक्वल टू 1 प्लस 0.00191 टी माइनस 273.16। ठीक है, इसको हम 1.1123 और 1 माइनस करेंगे 0.1123, 0.00191 टी माइनस 273 इज इक्वल टू 0.1123। ठीक है, इसको माइनस कर दिया हमने, तो टी माइनस 273.16 इज इक्वल टू, इसको इससे डिवाइड करने में अप्रोक्सीमेटली 112 आ रहा है, 112 कुछ अप्रोक्स 3 आ रहा है। ठीक है, 112 अप्रोक्स, तो इसको ट्रांसफर कर दो। t माइनस 273.16 इज इक्वल टू 112.4, t इज इक्वल टू 284.285.5। ठीक है, इतना केल्विन है। अब आप इसको कैलकुलेशन आप खुद से ट्राई कर चेक करके देख लेना सही है या गलत है। अप्रोक्सीमेटली 1-2 डिग्री आगे पीछे आ रहा है, चेक कर लेना, ये सही, कहीं कहीं मिस्टेक हो सकते हैं, ये आप चेक करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। ये टेम्परेचर हमें निकालना था किसके लिए, एट दिस रेजिस्टेंस के लिए। इतने रेजिस्टेंस पर ये टेम्परेचर कितना आ रहा है ये हमने निकाल लिया। ठीक है,
ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन 10.4 4 पार्ट किए हैं। आंसर द फॉलोइंग। ए, द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर इज ए स्टैंडर्ड फिक्स पॉइंट इन मॉडर्न थर्मोमेट्री। वाई, व्हाट इज रॉन्ग इन टेकिंग द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस एंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एज स्टैंडर्ड फिक्स पॉइंट्स एज वाज ओरिजिनली डन इन द सेल्सियस स्केल। इस क्वेश्चन में पूछा कि जो मॉडर्न थर्मोमेट्री है, मॉडर्न थर्मोमेट्री में ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर को स्टैंडर्ड माना गया है। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर इसको स्टैंडर्ड माना गया है, जो कि है 273.16 केल्विन और 0.01 डिग्री सेल्सियस। इसको स्टैंडर्ड माना गया है इन केस ऑफ मॉडर्न थर्मोमेट्री। क्यों? इसका रीजन सिंपल है। देखिए, जब आप 0 डिग्री लेते हो, 0 मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस से बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस ये है 0 डिग्री सेल्सियस, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर ये 100 डिग्री सेल्सियस। इन दोनों ही केस में प्रेशर चेंज होता है, तो ये इसमें वेरिएशन आने के चांसेस हैं। विथ प्रेशर इसमें वेरिएशन आ सकता है, विथ इम्प्योरिटीज इसमें वेरिएशन आ सकता है। ठीक है, तो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर एक सेफ पॉइंट है जहां पर प्रेशर या इम्प्योरिटीज का ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, बहुत कम फर्क पड़ता है। तो इसलिए मॉडर्न थर्मोमेट्री में स्टैंडर्ड जो है 273.16 केल्विन या 0.01 डिग्री सेल्सियस को स्टैंडर्ड माना गया, जो कि ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर है। ठीक है। बी पार्ट, देयर वर 2 फिक्स्ड पॉइंट्स इन द ओरिजिनल सेल्सियस स्केल एज मेंशन्ड अबव, which were assigned in the number 0 degree Celsius and 100 degree Celsius respectively. On the absolute scale, one of the fixed points is a triple point of water, which on the Kelvin absolute scale is assigned the number 273.16 Kelvin. What is the other fixed point on this Kelvin scale? मतलब इसमें बोला गया है कि आपके पास 2 स्केल्स दिए हैं, एक 0 केल्विन, एक केल्विन। इसमें बी पार्ट में ये बोला गया है, एक पार्ट है एब्सोल्यूट टेम्परेचर है ना, इसमें लिया है 273.16 ट्रिपल पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या लिया गया है? दूसरा पॉइंट है एब्सोल्यूट जीरो केल्विन और 273.15 केल्विन। ये दोनों में फर्क है। एब्सोल्यूट जीरो एक लिया है, ठीक है, और दूसरा ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर लिया है। ये 2 पॉइंट्स हैं जिसको आपने लिया होगा इसमें केल्विन स्केल में। सी पार्ट इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर केल्विन स्केल T is related to the temperature Tc on the Celsius scale by Tc is equal to T minus 273.15. Small tc is equal to capital T minus 273.15. क्वेश्चन पूछा why not 273.16। क्वेश्चन ये है, और इसका आंसर सिंपल है, अभी हमने बताया ये ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर है, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर है और ये एब्सोल्यूट जीरो है। तो हमको जब हम क्वेश्चन कर रहे हैं एब्सोल्यूट जीरो के लिए सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, एब्सोल्यूट जीरो के लिए ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर का क्या काम है, तो आप एब्सोल्यूट जीरो के लिए 273.15 लेंगे ना, 273.16 मतलब आप ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर में आ गए। ठीक है, एब्सोल्यूट जीरो में नहीं रहे, आपको एब्सोल्यूट जीरो के लिए ये वैल्यू लेना पड़ेगा 273.15। ये था क्वेश्चन। नेक्स्ट है डी, what is the temperature of the triple point of water on an absolute scale whose unit interval size is equal to that of the Fahrenheit scale। आपको ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर है जो दिया है, what is the temperature of the triple point of water on an absolute scale में फाइंड करना है, whose unit interval size is that of Fahrenheit scale। Fahrenheit scale में दिया आपको एब्सोल्यूट स्केल में फाइंड करना है। सिंपल सा रिलेशन है, आपको TF is equal to 9/5 into 273.16 कर लेंगे तो आ जाएगा 1.8 इंटू 273.16 अप्रोक्सीमेटली 491.2 आ रहा है। ठीक है, ये आपका आंसर आ रहा है, इसको आप चेक कर लेंगे। आंसर कॉस्ट कैलकुलेशन खुद से कर लेना, कैलकुलेशन पार्ट आप देख लेना। लास्ट क्वेश्चन में एक बाय मिस्टेक 285 हो गया था, 385 था वो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10.5, Two ideal gas thermometers A and B use oxygen and hydrogen respectively. The following observations are made. ये टेबल दिया हुआ है, ये ऑब्जर्वेशन टेबल है। इस पे आपको ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सल्फर की वैल्यूज दी हुई है। 2 अलग अलग प्रेशर थर्मोमीटर में मेजरमेंट किए हुए हैं, दोनों प्रेशर्स। अब आपको फाइंड करना है, हमारा क्वेश्चन सी है ए, व्हाट इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सल्फर एज रेड बाय थर्मोमीटर्स ए एंड बी।
आपको एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट फाइंड करना है, ठीक है। ए पार्ट और बी पार्ट ए कह रहा है व्हाट डू यू थिंक इज द रीजन बिहाइंड द स्लाइट डिफरेंस इन आंसर्स। दोनों में एक डिफरेंस आया, व्हाट इसको मतलब क्या आंसर डिफरेंस का, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए हम स्टैंडर्ड रिलेशन यूज करेंगे। स्टैंडर्ड रिलेशन वो क्या है, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, इसका हम यूज करेंगे, ठीक है। जैसे देखिए हमें बताया टेम्परेचर अपॉन एब्सोल्यूट टेम्परेचर अपॉन ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर, ठीक है। एब्सोल्यूट प्रेशर अपॉन ट्रिपल पॉइंट प्रेशर, बस इसका यूज करके सॉल्व करेंगे। हमें पता है ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है टेम्परेचर 270.16, ये और ये वैल्यूज दी हुई है। तो T एब्सोल्यूट इज इक्वल टू P एब्सोल्यूट बाई P ट्रिपल पॉइंट, ये 1.797 into 10 raised to power 5 divided by 1.250 into 10 raised to power 5 into ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर आपको याद होना चाहिए, ठीक है। ये अप्रॉक्स 1.412 आता है इंटू 273.16, इसका आता है टेम्परेचर 392.6 केल्विन, ठीक है। पहले पार्ट का मतलब किस पार्ट का, फॉर इस पार्ट के लिए, ठीक है। अब इसके लिए निकाल के देखते हैं। फर्स्ट ए का ही फर्स्ट है, ए का सेकेंड, T अपॉन टी ट्रिपल पॉइंट P अपॉन P ट्रिपल पॉइंट, T इज इक्वल टू P बाई P ट्रिपल पॉइंट 0.287 into 10 raised to power 5 upon 0.200 into 10 raised to power 5 into 273.16, 1.40 into 273.16, T आ रहा है 391.69 केल्विन, ठीक है। ये हमारा आगे दोनों ही टेम्परेचर में आपको दोनों के वैल्यू निकालना था। और बी पार्ट ये पूछ रहा है व्हाट इज द रीजन बिहाइंड डिफरेंस, ये दोनों में जो डिफरेंस आ रहा है ना, इसमें जो डिफरेंस दिख रहा है 392.6 केल्विन 391.69 केल्विन, ये जो डिफरेंस आ रहा है डिफरेंस क्यों आ रहा है, इसका सीधा एक आंसर हो सकता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस, जो दो गैस लिए अपन इसमें, ठीक है। इसमें क्वेश्चन है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ये दोनों आइडियल गैस नहीं है, ये रियल गैसेस। इसकी वजह से इम्प्यूरिटीज होने के कारण इसमें कुछ ड्रॉप हो गया इसके ओरिजिनल प्रॉपर्टीज की में, इसके कारण ये डिफरेंस आ रहा है, वरना डिफरेंस नहीं आता, ठीक है। ये प्रेशर में जो डिफरेंस है ये डिफरेंसेस ड्यू टू नॉन आइडियल ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन गैस। आइडियल गैस होते तो डिफरेंस नहीं आता। और इसको रिड्यूस करने का एक ही तरीका है लो प्रेशर में सॉल्व करने का, ये डिस्क्रिमिनेंट हटाने का तरीका है। लो प्रेशर पे अगर आप दोनों के सॉल्व करोगे, हाई प्रेशर पे सॉल्व करोगे तो नहीं आएगा, लो प्रेशर पे सॉल्व करोगे तो जरूर आ सकता है चांस है, ठीक है। तो इसका आंसर ये है, बी और बी का आंसर। क्वेश्चन 10.6, a steel tape 1 meter long is correctly calibrated for a temperature of 27 degrees Celsius. The length of a steel rod measured by this tape is found to be 63 centimeter on a hot day when the temperature is 45 degrees Celsius. What is the actual length of the steel rod on that day? What is the length of the same steel rod on a day when the temperature is 27 degrees Celsius? Coefficient of linear expansion of steel is 1.20 into 10 raised to minus 5 केल्विन इनवर्स। आपको एक स्टील रॉड दिया हुआ है 1 मीटर लॉन्ग, ठीक है। 1 मीटर लॉन्ग मतलब स्टील रॉड दिया हुआ है 1 मीटर या 100 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका मेजरमेंट दो समय टाइम किया गया, एक 27 डिग्री सेल्सियस पे, एक 45 डिग्री सेल्सियस पे। एक और स्टील रॉड हमारे पास, इसका लेंथ है 63 सेंटीमीटर, इसका मेजरमेंट एट 45 डिग्री सेल्सियस पे कितना है ये हमको बताना है, ठीक है। बहुत इजी है, ये है, यहाँ से हमारा पार्ट शुरू होता है, इसका नाम है थर्मल स्ट्रेस, ठीक है। थर्मल स्ट्रेस डिटेल में हम डीप डाइव कर रहे हैं यहाँ से, तो इसमें हमको उसके कुछ फॉर्मूले हमारे लाने पड़ेंगे। जब लेंथ एक्सटेंशन, ये लेंथ बढ़ता है थर्मल स्ट्रेस के कारण, तो कितना लेंथ बढ़ेगा, वो है डेल्टा एल लेंथ बढ़ता है। वो उसकी फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू
कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इनटू चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, इतना बढ़ता है। तो वो इसका फॉर्मूला हमारे पास दिया हुआ है। हम सबसे पहले 100 सेंटीमीटर के लिए फाइंड कर लेते हैं। डेल्टा एल की वैल्यू 100 सेंटीमीटर इंटू 1.2 सेंटीमीटर है इंटू 10 रेज़ पावर -2 इंटू 1.2 इंटू 10 रेज़ पावर -5 इंटू 45 -27 डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस रखो, ये चेंज और केल्विन में डिफरेंस तो 18 ही आना है, इतना ही आना है। ठीक है, तो ये रहेगा, ये आपका आएगा 1.2 इंटू 18, 1.2 इंटू 1.8 इंटू 10 रेज़ पावर -3 7। तो डेल्टा एल की वैल्यू जो आएगी 0.00216 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना एलोंगेशन हुआ फॉर 100 मीटर स्केल। 100 मीटर स्केल के लिए जो एलोंगेशन हुआ उसकी लेंथ अगर आप फाइंड करेंगे तो डेल्टा एल अपॉन एल अगर हम फाइंड करेंगे, ये आपका लेंथ फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ, फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ। अब सेम आपको 63 सेंटीमीटर के लिए फाइंड करना है। क्या करना पड़ेगा, बहुत सिंपल सा काम है, कुछ है नहीं। डेल्टा एल है 63 सेंटीमीटर इंटू 0.0216, ये आएगा 63 ये आ जाएगा आपका अच्छा, ये एक्चुअली जो है ये बाई 100 के बाद आया। ठीक है, बाई 100 के बाद आया, तो बाई 100 है तो अपॉन और छोटा हो जाएगा वैल्यू, अपॉन 100 करेंगे तो और छोटा हो जाएगा वैल्यू। तो फाइनली जो आ रहा है 0.00, इसका आंसर आता है 0.230316। तो डेल्टा एल की वैल्यू फाइनली आपका जो है लेंथ प्लस ये टोटल लेंथ पूछा आपको, तो 63 प्लस 0.0003 है, आंसर आ रहा है 63.010। ठीक है, पर एक्चुअली इसका सही जो वैल्यू है, हमें क्वेश्चन में एग्जैक्टली सिग्निफिकेंट फिगर्स का ध्यान रखना है। ओनली 3 डिजिट्स आर अलाउड। अगर 3 इसकी बात करें यूजिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स, यूजिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स का फॉलो करें तो टोटल लेंथ जो हो जाएगी आपकी 63.0 सेंटीमीटर, ओनली 3 डिजिट्स। ठीक है, ओनली 3 डिजिट्स आउट, तो इसका लेंथ जो जाएगा सेम 63 सेंटीमीटर हो जाएगा, और ज्यादा डिफरेंस नहीं है इसमें। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10.6। क्वेश्चन 10.7, ए लार्ज स्टील व्हील इज टू बी फिटेड ऑन टू ए शाफ्ट ऑफ द सेम मटेरियल एट 27 डिग्री सेल्सियस। The outer diameter of the shaft is 8.70 centimeter and the diameter of central hole in the wheel is 8.69 centimeter. The shaft is cooled using dry ice. At what temperature of the shaft does the wheel slip on the shaft? Assume coefficient of linear expansion of the steel to be constant over the required temperature range. Alpha of steel is 1.20 to 10⁻⁵ Kelvin. ये डेटा दिया हुआ है हमारे पास। ये नॉर्मल टेम्परेचर है, आउटर डायमीटर ऑफ शाफ्ट, डायमीटर ऑफ सेंट्रल होल, ये डायग्राम दिया हुआ है, इस पे फिट करना हो शाफ्ट को। ठीक है, तो इसमें ये पूछा कि किस टेम्परेचर पर वो शिफ्ट होगा, क्योंकि ड्राई आइस से कूल कर रहे हैं, तो फाइनल टेम्परेचर क्या होगा ये बताना है हमको। सेम कॉन्सेप्ट जैसे मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन बताया, थर्मल स्ट्रेस, थर्मल और कॉन्सेप्ट आते हैं, आपको यही फॉर्मूला लगाना है। हमने लास्ट क्वेश्चन में लगाया था डेल्टा एल इज इक्वल टू एल अल्फा डेल टी। ये होगा एल मतलब लीनियर के लिए, बट यहाँ सर्कुलर है, डायमीटर है, तो क्या हो जाएगा डेल्टा डी इज इक्वल टू डी अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, ये लेंथ के लिए है और ये डायमीटर के लिए है। ठीक है, डेल्टा एल मतलब दोनों डायमीटर का डिफरेंस, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है 8.69 माइनस 8.70 माइनस 0.01 आएगा। ठीक है, ये पुट करना हमको, माइनस 0.01 इज इक्वल टू डायमीटर दिया हुआ है 8.70 इंटू 10 सेंटीमीटर रहने दो, अभी सेंटीमीटर में रहने दो, आगे देखते हैं आप क्या होगा, इंटू 1.2 इंटू 10⁻⁵ इंटू टेम्परेचर डिफरेंस
मान लेते हैं हमको जिस टेम्परेचर पे फाइंड करना है, किस पे फाइंड करना है, टी टेम्परेचर पे, हमको ये तो फाइंड करना है, टी फाइंड करना है, और दिया हुआ कौन सा है, एट रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस। ये हो गया केल्विन में चेंज किया हमने 300 केल्विन, तो टी माइनस 300 केल्विन, तो यहाँ फाइंड करना है माइनस 0.01 इज इक्वल टू 10.44 इंटू 10⁻⁵ टी माइनस 300, टी माइनस 300 इज इक्वल टू माइनस 0.01 अपॉन 10.44 इंटू 10⁻⁵, ये आ गया 9.578 इंटू 10⁻⁴, ये डिवाइड करेंगे माइनस में आ जाएगा 95.78 माइनस में टी माइनस 300, टी हो गया माइनस 95 प्लस 300, ये हो गया 204.78 केल्विन। ये हमारा टेम्परेचर है, केल्विन में आया, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर है, केल्विन में आ गया, बट हमको चाहिए डिग्री सेल्सियस में, ठीक है। तो चेंज करना पड़ेगा इसको, 204.78 डिग्री टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस माइनस 273.15 एब्सोल्यूट 0 केल्विन, ठीक है। ये आएगा आपका माइनस 68.95 डिग्री सेल्सियस। ये आंसर आपका, आपको जिसमें भी आंसर चाहिए, आप केल्विन में चाहिए तो केल्विन में ले लो, डिग्री सेल्सियस में चाहिए तो डिग्री सेल्सियस में ले लो, कोई भी आंसर ले लो, ठीक है। सिंपल कॉन्सेप्ट था, एक थर्मल स्ट्रेस का कॉन्सेप्ट है, जहां भी थर्मल आएगा डेल्टा एल इज इक्वल टू एल डेल्टा डी, डेल्टा डी इज इक्वल टू डी अल्फा टी, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है। 8 A hole is drilled in the copper sheet. The diameter of the hole is 4.24 centimeter at 27 degrees Celsius. What is the change in diameter of the hole when the sheet is heated to 227 degrees Celsius? Coefficient of linear expansion of copper is 1.70 into 10⁻⁵ Kelvin inverse. इस बार एक सरफेस को हीटिंग दिया हुआ, ठीक है। एक कॉपर शीट है, इस कॉपर शीट में होल किया गया है, इस होल का डायमीटर 4.24 सेंटीमीटर है। आपको बताना है कि ये अभी का टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है, जब ये टेम्परेचर 227 डिग्री सेल्सियस होगा तब होल क्या डायमीटर क्या होगा, ये बताना है। उसके लिए हमको सेम फॉर्मूला लगाना है, बट इस बार एक चेंज है। चेंज क्या है, ये है सरफेस एक्सपांशन, इसको बोलते हैं, सरफेस को ही बोलते हैं सुपरफिशियल एक्सपांशन। क्या कहते हैं, सुपरफिशियल एक्सपांशन। ये जब शीट की बात हो रही है, सरफेस की बात हो रही है, तब सुपरफिशियल और सरफेस आता है। लीनियर एक्सपांशन का कोएफिशिएंट होता है अल्फा, सरफेस ये है लीनियर एक्सपांशन, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन बीटा है, कोएफिशिएंट ऑफ सरफेस एक्सपांशन इज इक्वल टू 2 अल्फा होता है, और गामा है वॉल्यूम एक्सपांशन इज इक्वल टू 3 अल्फा होता है, ठीक है। ये होता है 3 टाइम्स अल्फा, ये याद रखना हमको, अल्फा बीटा गामा। अल्फा होता है कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन, इसकी वैल्यू अल्फा होती है। बीटा, यहाँ सरफेस के लिए हम बीटा लेंगे जो 2 टाइम्स अल्फा होता है, इसका वैल्यू 2 टाइम्स अल्फा होता है। और गामा होता है कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन, इसका वैल्यू 3 टाइम्स अल्फा होती है। अभी हम सरफेस के लिए सॉल्व कर रहे हैं, तो हम लिखेंगे सरफेस के लिए एरिया फाइंड करना है, डायमीटर फाइंड करना है हमको। डायमीटर सर्कुलर है तो एरिया होगा, ठीक है। एरिया A2 इज इक्वल टू A1, जो हमने लीनियर के लगाया ना, लेंथ के लिए L इज इक्वल L डैश इज इक्वल टू L1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, हम लीनियर के लिए लिखते थे। अब सरफेस के लिए लिखेंगे A2 L2 L1। सिमिलरली A2 इज इक्वल टू A1 1 प्लस बीटा डेल्टा टी, वेयर बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा, और अल्फा की वैल्यू 1.70 दी हुई है। A2 है π/4 D2 स्क्वायर इज इक्वल टू π/4 D1 स्क्वायर 1 प्लस 2 इंटू 1.70 इंटू 10⁻⁵ डेल्टा टी, चाहे सेल्सियस में रखो चाहे केल्विन में रखो, आंसर का डिफरेंस जो है 200 ही आने वाला है, इंटू 200। π/4 कैंसिल, D2 स्क्वायर इक्वल टू D1 स्क्वायर की वैल्यू है सेंटीमीटर में है, तो आंसर भी सेंटीमीटर में आएगा। 4.24 का स्क्वायर
1 प्लस 3.4 इंटू 10 का पावर -5 इंटू 200 d2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4.24 स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करो, ये होगा 6.8, 1 प्लस 6.8 इंटू 10 का पावर -3। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो इसको नीचे आ जाएगा 4.24 स्क्वायर नीचे आ जाएगा। ये सिंप्लीफाई करेंगे, पूरा सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आती है, ठीक है, क्या हमने सॉल्व किया हुआ है 4.2544 सेंटीमीटर। बट आपको आंसर चाहिए कितना डिफरेंस आया। डिफरेंस क्या है, D1 और D2 का डिफरेंस, वो टेम्परेचर आने के बाद कितना डिफरेंस आया D2 तो मिल गया 4.25। हमको बताना है D2 माइनस D1 कितना डिफरेंस आया, 4.2544 माइनस 4.24। ठीक है, तो ये आ गया आपका आंसर 0.0144 सेंटीमीटर। इतना डिफरेंस आया, ये टेम्परेचर बढ़ने के बाद इतना डिफरेंस आया, 0.0144 सेंटीमीटर का डिफरेंस आया इस होल में। ठीक है, तो सिंपल था। लीनियर में लीनियर एक्सपेंशन आते थे, सरफेस में एरिया में बीटा लगाए, अगली बार वॉल्यूम वाला आएगा तो गामा लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10.9। A brass wire 1.8 meter long at 27 degrees Celsius is held taut with little tension between two rigid supports. If the wire is cooled to a temperature of -39 degrees Celsius, what is the tension developed in the wire? If its diameter is 2 mm, coefficient of linear expansion of brass is 2 into 10⁻⁵ Kelvin inverse. Young's modulus of brass is 0.91 into 10⁻11 Pascal. तो हमारे पास एक सिंपल सा क्वेश्चन है, यंग्स मॉडुलस और थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, तो ये हमारे से बाहर गया 1.8 मीटर, इनिशियली नॉर्मल पे है, कोई टेंशन नहीं है, कोई फोर्स नहीं लग रहा है। अब इसको क्या किया, ये 27 डिग्री सेल्सियस पे था, मतलब रूम टेम्परेचर। ठीक है, अब इसको रूम टेम्परेचर से ठंडा कर दिया, -39 डिग्री सेल्सियस मतलब ठंडा कर दिया। हमें पता है कोई भी मेटल हीट करो तो एक्सपैंड होता है, कूल करो तो कॉन्ट्रैक्ट होता है। जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तब इस पर एक टेंशन फोर्स लग रहा है बाहर की तरफ, जो उसको रोक रहा होगा। तब वो जो टेंशन फोर्स है उसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है, उस टेंशन फोर्स की वैल्यू फाइंड करनी है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ऑफ यंग्स मॉडुलस एंड थर्मल स्ट्रेस। तो हम यहाँ फॉर्मूला लगाते हैं। सबसे पहले हमें पता है थर्मल स्ट्रेस है तो इलॉन्गेशन होगा, वो फाइंड कर लेते हैं। डेल्टा एल इज इक्वल टू एल अल्फा टी, या डेल्टा एल अपॉन एल की वैल्यू फाइंड करते हैं, अल्फा इंटू डेल्टा टी। अल्फा है 2 इंटू 10⁻⁵, डेल्टा टी 66, 132 इंटू 10⁻⁵, 1.32 इंटू 10⁻3। ठीक है, ये है ये डेल्टा एल पे, इसकी यूज पड़ेगी हमको, इसलिए मैंने ऐसे रखा है, वही रखा हमने। उसके बाद सीधे सा लगा दो यंग्स मॉडुलस फॉर्मूला, Y इज इक्वल टू थर्मल स्ट्रेस अपॉन थर्मल स्ट्रेन। ठीक है, थर्मल स्ट्रेस अपॉन थर्मल स्ट्रेन। यंग मॉडुलस दिया हुआ है 0.91 इंटू 10⁻11 पास्कल इज इक्वल टू थर्मल स्ट्रेस सिग्मा अपॉन स्ट्रेन, ये अभी निकाला हमने 1.32 इंटू 10⁻⁻3। सिग्मा की वैल्यू 0.91 इंटू 1.32 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻11। इसको हम सिम्प्लीफाई करते हैं। अब यहाँ से हम स्ट्रेस है और हमें चाहिए फोर्स, तो ये हो गया फोर्स बाई एरिया। स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स बाई एरिया इज इक्वल टू 0.91 इंटू 1.32 इंटू 10⁻8। एरिया होता है πr² इंटू एरिया, और डी दिया हुआ है डी हमारे पास 2 mm, रेडियस 1 mm, इसका स्क्वायर करेंगे, πr² करेंगे, पाई इंटू आर का वैल्यू 1 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर। ठीक है, तो फोर्स की वैल्यू होगी, सिंप्लीफाई करेंगे तो 3.6 हो गया, 0.91 इंटू 1.32 इंटू पाई इंटू 1 इंटू 10⁻8 इंटू 10⁻11 भी है, सॉरी ये हो गया, इसी सिंप्लीफाई 10⁻8 इंटू 10⁻⁹। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास वैल्यू मिलती है
2.38 इंटू 10⁻² न्यूटन। ये जो हमें निकाला था वैल्यू टेंशन फोर्स एफ टी। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, ज्यादा कुछ खाली करने के लिए आपको वैल्यू दी है। ये स्ट्रेन है, स्ट्रेन हमने पहले निकाला और इसकी वैल्यू को यहाँ रख दिया, स्ट्रेन की वैल्यू को। ठीक है, ये स्ट्रेस कौन स्ट्रेन होता है, स्ट्रेन सिग्मा अपॉन 1.32 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, इसकी वैल्यू हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, स्ट्रेस निकाला, स्ट्रेस से फोर्स निकाला। ये फोर्स होता है, सो स्ट्रेस होता है फोर्स बाई एरिया। एरिया को हमने मल्टीप्लाई कर दिया πr², πr रेडियस 2 में रेडियस 1 हो जाएगा, डायमीटर ऑफ 2 में रेडियस 1 हो जाएगा। यहाँ से हमने वैल्यू निकाल लिया। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, ज्यादा कुछ था नहीं। 10.10 A brass rod of length 50 cm and diameter 3 mm is joined to a steel rod of the same length and diameter. What is the change in length of the combined rod at 250 degrees Celsius if the original lengths are at 40 degrees Celsius? Is there a thermal stress developed at the junction? The ends of the rod are free to expand. Coefficient of linear expansion of brass is 2 into 10⁻⁵ Kelvin inverse. Steel is 1.2 into 10⁻⁵ Kelvin inverse. Again थर्मल स्ट्रेस क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट है। ठीक है, एक ब्रास रॉड एक स्टील रॉड है, दोनों कंबाइन किए गए हैं, दोनों का लेंथ 50 सेंटीमीटर है, दोनों का डायमीटर 3 mm है। इसको आपको फाइंड करना है कितना एक्सपेंशन हुआ ब्रास रॉड में, कितना एक्सपेंशन हुआ स्टील रॉड में। सेम कॉन्सेप्ट है। ठीक है, आपको लगाना है सेम कॉन्सेप्ट, डेल्टा एल की वैल्यू, डेल्टा एल फॉर ब्रास फाइंड करना है और डेल्टा एल फॉर स्टील फाइंड करना है। ठीक है, पहले ब्रास के लिए फाइंड करते हैं, लेंथ ऑफ ब्रास इंटू अल्फा ऑफ ब्रास इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी हमारा है 210 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो उसको रखते हैं, लेंथ कितना दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर, 50 इंटू 10⁻⁻² सेंटीमीटर में रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, 50 सेंटीमीटर। अल्फा की वैल्यू 2 इंटू 10⁻⁵, 210। ठीक है, 210 तो 55 इंटू 2 इंटू 2.1 इंटू 10 इंटू 100 क्या होगा 10⁻³ इंटू 10⁻⁻5। 5 to 10, 10 और इंटू 2 21, 21 इंटू 10⁻⁻², 0.21 सेंटीमीटर। डेल्टा एल फॉर ब्रास। अब फाइंड करते हैं डेल्टा एल फॉर स्टील। डेल्टा एल फॉर स्टील, लेंथ ऑफ स्टील, अल्फा ऑफ स्टील इंटू डेल्टा टी। लेंथ ऑफ स्टील सेम 50 सेंटीमीटर, अल्फा है 1.2 इंटू 10⁻⁵ इंटू 210, 5 इंटू 1.2 इंटू 2.1 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 10⁻³ 3 कैसे, इसका 10 इसका 100। ठीक है, ये हो गया 3। 5 1.2 6, 6 इंटू 2.1 12.1, 12.1 इंटू 10⁻⁻², 0.121 सेंटीमीटर। डेल्टा एल ऑफ स्टील आ गया 0.121 सेंटीमीटर, 0.211 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आ गया इंडिपेंडेंटली। और एक क्वेश्चन पूछा है साथ में, एंड्स ऑफ द इज देयर ए थर्मल स्ट्रेस डेवलप्ड एट द जंक्शन। क्वेश्चन ये थर्मल स्ट्रेस आएगा क्या। अगर आपको इसका सवाल जानना है तो इसके बाद नेक्स्ट लाइन पढ़ना होगा, द एंड्स ऑफ द रॉड आर फ्री टू एक्सपेंड। फ्री लिखा है, फ्री टू एक्सपैंड। जहां फ्री एक्सपेंशन होता है वहां पर कोई स्ट्रेस नहीं आता। जहां फ्री एक्सपेंशन होता है वहां कोई स्ट्रेस नहीं आता। ठीक है, इस लाइन को ध्यान से पढ़ना जरूरी है। फ्री स्ट्रेस तभी आते हैं जब आप कहीं पर फोर्स लगाते हो, उस एक्सपेंशन को रोक देते हो। जब एक्सपेंशन रुकता है तब स्ट्रेस डेवलप होता है। ठीक है, क्वेश्चन 10.11, द कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ ग्लिसरीन इज 49 इंटू 10⁻⁵ Kelvin inverse.
व्हाट इज द फ्रैक्शनल चेंज इन इट्स डेंसिटी फॉर ए 30 डिग्री राइज इन 30 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर। सिंपल सा क्वेश्चन है, बस एक पुराना फॉर्मूला रिकॉल करना पड़ेगा हमको। कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ ग्लिसरीन दिया हुआ है, ग्लिसरीन का वॉल्यूम एक्सपेंशन गामा हमने अभी पढ़ा था। कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा, कोएफिशिएंट ऑफ सरफेस एक्सपेंशन या सुपरफिशियल एक्सपेंशन बीटा, और कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन गामा होता है। तो यहाँ हम वॉल्यूम एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं तो गामा होगा, गामा इज इक्वल टू 49 × 10⁻⁵ केल्विन इनवर्स दिया हुआ है। राइज इन टेम्परेचर दिया हुआ डेल्टा टी, डेल्टा टी मतलब राइज इन टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस। डेल्टा रो बाई रो को फ्रैक्शन चेंज इन डेंसिटी, फ्रैक्शनल वॉल्यूम चेंज इन डेंसिटी जो पूछा है, ठीक है। इसका पुराना फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, अगर आपको याद नहीं है तो एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। अभी डेल्टा रो अपॉन रो इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा वी अपॉन वी, ये हमने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स में पढ़ा हुआ है। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स में ये फॉर्मूला पढ़ा है हमने, इसका यूज करके हम आंसर निकालेंगे। अब डेल्टा वी बाई वी कैसे निकालेंगे, डेल्टा वी बाई वी कैसे निकालेंगे, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। वॉल्यूम एक्सपेंशन अभी हमने बोला, डेल्टा वी अपॉन वी होता है गामा डेल्टा टी, ये अगेन यहां से आया है। डेल्टा एल अपॉन एल होता है अल्फा डेल्टा टी, डेल्टा सरफेस ये लेंथ है, ये सरफेस को हम बोल देते हैं डेल्टा एरिया, लेंथ डेल्टा ए बाई ए, बीटा डेल्टा टी, और डेल्टा वी अपॉन वी होता है गामा डेल्टा टी, ठीक है। ये है लीनियर, ये है सुपरफिशियल, और ये है वॉल्यूम, ठीक है। इसको हमको याद रखना है। अब तक हमने पहला और दूसरा किया, अब ये थर्ड क्वेश्चन है, ठीक है। अब हमको वैल्यू रख देना है, पहली गामा दिया है 49 × 10⁵ इंटू डेल्टा टी 30, ये हो गया 147 × 10⁻⁵, ठीक है। या फिर 1.47 × 10⁻² इज इक्वल टू 0.00147। अब डेल्टा रो बाई रो है, डेल्टा रो बाई रो इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा वी बाई वी इज इक्वल टू माइनस ऑफ 0.00147, और हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, तो मैग्नीट्यूड है डेल्टा रो बाई रो इज इक्वल टू 0.00147। ये हमारा आंसर है, ठीक है। ये हमारा आंसर है। ये क्वेश्चन नंबर 10.11। इंपॉर्टेंट बात इसमें याद रखने वाली थी, ये जो रिकॉल किया हमने अभी, जो लास्ट चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं, इसको रिकॉल लिख लेते हैं, और इसको बेसिक्स, ये हमारा बेसिक्स है थर्मल में, इसको याद रखना, ठीक है। लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10.12। A 10 kilowatt drilling machine is used to drill a bore in a small aluminum block of mass 8 kg. How much is the rise in temperature of the block in 2.5 minutes, assuming 50% of power is used up in heating the machine itself or lost to surroundings? Specific heat of aluminum is 0.91 joule per gram per kg per Kelvin, ठीक है। तो एक एल्यूमिनियम ब्लॉक है, 8 kg के मास का एल्यूमिनियम ब्लॉक है, इस पर एक ड्रिलिंग कर रहे हैं, इस पर ड्रिल हो रहा है। आपको बताना है कि कितना टेम्परेचर राइज होगा इस एल्यूमिनियम ब्लॉक का जब 10 किलोवाट पावर का ड्रिल मशीन यूज हो रहा है, और ये मान के चल रहा है 50% एनर्जी लॉस हो गया गर्म होने, मशीन गर्म होने में और सराउंडिंग्स में। सॉल्व करते हैं इसको। डेल्टा राइज हमको फाइंड करना है, डेल्टा टी की वैल्यू कितना राइज हुआ टेम्परेचर, ये हम फाइंड करेंगे बाद में। पहले हम देखते हैं एनर्जी दिया हुआ, पावर, पावर दिया हुआ है 10 किलोवाट, पावर होता है एनर्जी अपॉन टाइम, ठीक है। तो एनर्जी क्या होगी इसकी, पावर 10 × 10⁻³ इंटू टाइम 150 सेकेंड्स, ये हो गया 1.5, ये 2, 3, 5 + 1 6, 10⁻⁶ जूल, 1.5 × 10⁻⁶ जूल्स, ये हो गया एनर्जी हमारी, ठीक है। तो एनर्जी से मतलब है एनर्जी से टाइम निकलेगा, तो ये एनर्जी हमारी निकल गई। इसके बाद एनर्जी कई तरह के, कई फॉर्म्स की होती है, हमको निकालना है कितना टेम्परेचर गर्म हुआ, मतलब कितना एनर्जी से टेम्परेचर आया है।
टेम्परेचर कौन सा एनर्जी, यहाँ बात हो रही है हीट एनर्जी की, ठीक है, यहाँ बात हो रही है हीट एनर्जी की। तो ये हमें हीट एनर्जी मिल गई, ओवरऑल एनर्जी, इसको हम हीट एनर्जी बोल सकते हैं, ठीक है। एनर्जी जो मिली है ये एक तरह से हीट एनर्जी है, बट इसमें कंडीशन ये लगा है 50% एनर्जी लॉस हो गई है, मतलब 1.5 इंटू 10⁻⁶ इंटू 50% का लॉस, ठीक है, 1/2, ये हो गया 7.5 इंटू 10⁵ जूल। तो बचा जो एनर्जी हमारे पास वो यही है, 7.5 इंटू 10⁵ जूल, बाकी एनर्जी लॉस हो चुकी है। तो इसका यूज करके हमको सॉल्व करना है। अब हीट की बात करें, हीट एनर्जी की बात कर रहे हैं, ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जो हीट एनर्जी से आप टेम्परेचर निकालोगे, ऐसा कौन सा फॉर्मूला लगाओगे जो हीट एनर्जी में भी हो और टेम्परेचर भी हो। सिंपल से एक ही फॉर्मूला है हमारे पास, Q इज इक्वल टू mc डेल्टा टी। सारे वैल्यूज दिए हुए हैं, ये हीट एनर्जी है 7.5 इंटू 10⁵ इज इक्वल टू m 8 kg मास, c 0.91 इंटू डेल्टा टी, ठीक है, 7200। डेल्टा टी हमारा है, कुछ मिस तो नहीं हो रहा, अच्छा ग्राम में है तो 1000 kg में है, लोग ग्राम में चेंज कर लेते हैं, तो 10⁻3, ठीक है। तो बस डेल्टा टी 7.5 इंटू 10⁵ अपॉन 8000 इंटू 0.91, 7.5 इंटू 10⁵ अपॉन 7.2 इंटू 10⁻72, 3, ठीक है। तो ये हो गया आपका 1.02 इंटू 10⁻², 1.0203 मान लो, है ना। तो अप्रोक्सीमेटली आया 102 डिग्री सेल्सियस, 10 अप्रोक्सीमेटली आया, इतना टेम्परेचर राइज हुआ इस ब्लॉक का, कितना राइज हुआ, अप्रोक्सीमेटली 102 डिग्री सेल्सियस, ये हमारा आंसर है, ठीक है। हमने कुछ नहीं किया, हमने एक ब्लॉक बस एक पावर दिया हुआ था, उससे एनर्जी निकाला। एनर्जी कौन सा है, हमें हीट टेम्परेचर निकालना था, तो एनर्जी हमारी हीट एनर्जी की फॉर्म में हो गई। हीट एनर्जी और टेम्परेचर का रिलेशन क्या है, Q इज इक्वल टू mc डेल्टी, यहाँ से हमने डेल्टा टी निकाल लिया, और कुछ नहीं, आंसर इजी था। क्वेश्चन नंबर 10.12 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन 10.13, a copper block of mass 2.5 kg is heated in a furnace to a temperature of 500 degrees Celsius and then placed on a large ice block. What is the maximum amount of ice that can be melted? Specific heat of copper is 0.39 joule per gram per Kelvin. Heat of fusion of water is 335 joule per gram. एक सिंपल सा क्वेश्चन है, कॉपर वाला क्वेश्चन है। कॉपर ब्लॉक, इसका मास 2.5 kg ब्लॉक है, 500 डिग्री सेल्सियस फर्नेस में रख दिया गया है, तो आपको बताना है कितना अमाउंट ऑफ मास ऑफ आइस मेल्ट होगा, ठीक है। तो आपको सॉल्व करने का एक ही तरीका है, इसको समझना है हमको। अभी तक हमने जो लास्ट वाला क्वेश्चन किया, सिमिलर क्वेश्चन है, ये भी ऐसी है, Q इज इक्वल टू mc डेल्टा टी। दो हीट एनर्जी है, एक से एक मास दिया हुआ है, ये हीट एनर्जी, यही हीट एनर्जी, ये जो सेंसिबल हीट है, यही लेटेंट हीट में कन्वर्ट होगी, है ना, मास इंटू एल, ये हीट ही सेंसिबल हीट में कन्वर्ट होगी, ये एल इज लेटेंट हीट, ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इसको हम सॉल्व करते हैं, इसको बाद में सॉल्व, मास निकाल लेंगे इसको यूज करके, यही क्वेश्चन यही यूज होगा, बस सॉल्व करना है हमको। सबसे पहले Q इज इक्वल टू mc डेल्टा से हीट निकालते हैं, mc डेल्टा टी, मास दिया हुआ 2.5 kg 2500 ग्राम्स, C दिया हुआ है 0.39 जूल पर ग्राम पर केजी इंटू डेल्टा टी। टी फाइनल माइनस टी इनिशियल होता है, इनिशियली रेस्ट पे था और फाइनल टेम्परेचर इनिशियली 0 डिग्री पे था और फाइनल 500 डिग्री, तो 500 का टाइम डिफरेंस, इसका आएगा 2.5 इंटू 0.39 इंटू 5 इंटू 10 का पावर 500 डिग्री सेल्सियस, ठीक है।
3 to 5, तो ये हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे 487,500 जूल पर, जूल है एनर्जी है ना, तो जूल होगा एनर्जी इसका क्यू। अब यही हीट है आपको लेटेंट हीट में फॉर्म में ट्रांसफर होगा, वहां से हम निकालेंगे मास की वैल्यू। मास क्यू इज इक्वल टू एम एल होता है, क्यू इज इक्वल टू एम इंटू एल होता है, और ये एनर्जी है 487,500। मास निकाला है यहाँ से 487,500। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ वाटर, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ वाटर 335, ठीक है। तो ये आपका अप्रोक्स आ जाएगा 1422 ग्राम। ये आपका यूनिट है इसका जूल, ये जूल पर ग्राम, ठीक है। जूल जूल कैंसिल तो ग्राम बचेगा। ये आपका मास है, इतना मास ऑफ आइस एम, ये मास ऑफ आइस है जो मेल्ट होगा 1.4 kg, ठीक है। ये आपका सिंपल सा आंसर था, ज्यादा कुछ था नहीं। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन मालूम दिया है, वो क्वेश्चन में आपको वैल्यू दिया हुआ है। एमसी डेल्टा टी से हमने हीट निकाल लिया, और वही हीट लेटेंट हीट में कन्वर्ट हुआ, उस हीट से मास निकाल लिया। तो क्वेश्चन 10.14, in an experiment on the specific heat of a metal, a 0.20 kg block of the metal at 150 degrees Celsius is dropped in a copper calorimeter of water equivalent 0.025 kg containing 150 centimeter cube of water at 27 degrees Celsius. The final temperature is 40 degrees Celsius. Compute the specific heat of the metal. If heat losses to the surroundings are not negligible, is your answer greater or smaller than the actual value for specific heat of the metal? एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, थोड़ा सा है, बट इजी है सॉल्व करने में। जब आप समझेंगे ना समझ में आ जाएगा। देखिए आपको दिया है, एक एक्सपेरिमेंट किया हुआ है ऑन द स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल, जहाँ 0.2 kg ब्लॉक मेटल का ब्लॉक लिया हुआ है। इसको मास ऑफ मेटल को वाटर और कैलोरीमीटर इसका यूज करके आपका मास एक्सचेंज किया है। इसमें आपको फाइंड करना है स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल, ठीक है। स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल एसएम फाइंड करना है। स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल एसएम की वैल्यू क्या है, और एस डब्ल्यू की वाटर आपको पता होना चाहिए 4.18 जूल पर ग्राम, ठीक है। तो बस रख देना वैल्यू को। यहां पर हम यूज करेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कैसे, हीट रिलीज्ड by metal, heat released by metal is equal to, यहां पर is equal to heat absorbed by water plus heat absorbed by कैलोरीमीटर, ठीक है। इसका होता है Q इज इक्वल टू MC डेल्टी होता है मास, मास ऑफ मेटल स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल डेल्टा T ऑफ मेटल इज इक्वल टू मास ऑफ वाटर स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर डेल्टा T ऑफ वाटर प्लस मास ऑफ रिजर्वायर कैलोरीमीटर स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर डेल्टा टी ऑफ वाटर, ठीक है। इसमें हो गया 200 इंटू ऐसे फाइंड करना है, डेल्टा टी 110 अभी हमने निकाला 110 ये वाला, प्लस मास ऑफ वाटर है 40 ग्राम्स, मास ऑफ वाटर दिया हुआ है 150 ग्राम्स, 150 इंटू 4.18 इंटू 13 प्लस 25 इंटू 4.18 इंटू 13, ठीक है। बस यहां से वैल्यू पुट कर देंगे, आ जाएगा आंसर आपका 4.18 इंटू 30 कॉमन 150 प्लस 25, ठीक है। और यहां आएगा 222.30 SM, SM इज इक्वल टू 4.18 इंटू 13 इंटू 175 अपॉन 2 इंटू 10⁻³ इसका आंसर अप्रोक्सीमेटली आता है, हम सॉल्व किया हुआ है, अप्रोक्सीमेटली 0.43
2 जूल पर केजी। ठीक है, ये आपका स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल हमने सॉल्व करके इसका कैलकुलेशन किया हुआ है। ये आपका आंसर है, क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ कंप्लीट होगा। इजी है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आपको लगाना है। एनर्जी रिलीज बाई हीट बाई मेटल इज इक्वल टू एनर्जी अब्सॉर्ब बाई वाटर और कैलोरीमीटर। इन दोनों का आप एनर्जी कंजर्वेशन आएंगे, ये तो इजी क्वेश्चन है। 10.15 गिवन बिलो आर ऑब्जर्वेशंस ऑन मोलार स्पेसिफिक हीट्स एट रूम टेम्परेचर ऑफ सम कॉमन गैसेस। गैस एंड मोलार स्पेसिफिक हीट्स: हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रिक ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लोरीन। 4.87, 4.97, 5.02, 4.99, 5.01 and 6.17. The measured molar specific heats of these gases are markedly different from those for monoatomic gases. Typically, molar specific heat of a monoatomic gas is 2.92 calorie per mole Kelvin. Explain this difference. What can you infer from the somewhat larger than the rest value for chlorine? एक स्पेसिफिक हीट का वैल्यू दिया हुआ है, इसका आप सॉल्व करने के लिए बहुत कुछ है नहीं इसमें समझने के लिए आपको बस बेसिक नॉलेज होना चाहिए, बेसिक फॉर्मूला पता होना चाहिए। स्पेसिफिक हीट कैसे फाइंड करते हैं आपको कुछ समझ में आ जाएगा। ये सारे गैस आपको देखकर क्या समझ में आ रहा है, सबसे पहले आप एक ही बात समझ में आएगा, ये सारे डायटोमिक गैसेस है। ठीक है, और जनरली जो वैल्यू होती है क्वेश्चन में मेंशन है 2 to 3 के आसपास सीवी जो वैल्यू होती है वो मोनोएटॉमिक के लिए होती है। डायटोमिक के लिए ऑलमोस्ट सारे सेम है। क्यों? फॉर्मूला क्या है? डायटोमिक का फॉर्मूला है CV इज इक्वल टू F प्लस 1/2 इंटू R। ठीक है, वेर F इज डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम मोनोएटॉमिक के लिए सिर्फ एक डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, लीनियर या ट्रांसलेशनल। डायटोमिक के लिए दो हो सकती है, एक ट्रांसलेशनल एक रोटेशनल। ठीक है, तो यहाँ सबकी वैल्यू रखेंगे। फॉर मोनोएटॉमिक CV इज इक्वल टू F की वैल्यू 1 रखो प्लस 1/2 R, तो 3/2 R वाला अप्रोक्सीमेटली 1.5 R की रेंज में है। फॉर डायटोमिक देखिए, फॉर डायटोमिक CV इज इक्वल टू 2 प्लस 1/2 R। ठीक है, फॉर डिग्री ऑफ फ्रीडम डायटोमिक के लिए 2 होती है, तो ये अप्रोक्स 5/2 R आ रही है या 2.5 R के अप्रोक्स, ये ऑलमोस्ट उसी रेंज में है। ठीक है, या CV का फॉर डायटोमिक का 3 भी रख लो, 3 प्लस 1/2 R, ये तो 7/2 R होता है या 3.5 R होता है। तो ये दिखाना चाह रहा है इसमें कि ये डायटोमिक गैसेस है। और क्लोरीन खासकर इतना डिफरेंट है क्योंकि क्लोरीन इज ए ट्राइटोमिक, उसमें लीनियर डिग्री ऑफ फ्रीडम, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, एक एक्स्ट्रा होता है वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। जितनी ज्यादा डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी उतनी ज्यादा CV की वैल्यू होगी। ठीक है, CV इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू CV इज इक्वल टू F/2 एन, ये तो हमने पढ़ा है ना फॉर्मूला, F/2 एन RT, ये होता है CV का वैल्यू फॉर्मूला। मतलब CV इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ेगा तो CV भी ऑटोमेटिक बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10.16। A child running a temperature of 101 degree Fahrenheit is given an antipyrin, that is a medicine that lowers fever, which causes an increase in the rate of evaporation of sweat from his body. If the fever is brought down to 98 degree Fahrenheit in 20 minutes, what is the average rate of extra evaporation caused by the drug? Assume the evaporation mechanism to be the only way by which heat is lost. The mass of the child is 30 kg. The specific heat of human body is approximately the same as that of water, and latent heat of evaporation of water at that temperature is about 580 calorie per grams. एक सिंपल सा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है ना। बच्चों को फीवर हो गया है तो आपको बताना है कि इसमें कितना टाइम लगा उसको 10 एवरेज रेट ऑफ इवापोरेशन। ठीक है, आपको फाइंड करना है इसमें रेट ऑफ इवापोरेशन, रेट ऑफ ये आपको मिलेगा मास अपॉन टाइम टेकन, या मास तो नहीं है, ये कह सकते हो आप इसको, हाँ मास ही है एक तरह से।
तो ये फाइंड कैसे करेंगे? सबसे पहले हीट फीवर है, फीवर हीट एनर्जी, हीट एक तरह से हीट एनर्जी है, तो इसको हीट निकालते हैं, कितना फीवर है इसका निकालना पड़ेगा, कितना हीट लॉस हुआ। Q इज इक्वल टू MC डेल्टा टी, ठीक है। डेल्टा टी आपका निकाला आपने 5/3 में, मास है, मास 30 kg, 30 kg मतलब 30 इंटू 10⁻³ और कैलोरी, इसमें कैलोरी में दिया हुआ यूनिट ना, 1 कैलोरी कितना लास्ट में दिया हुआ, टेक 580 कैलोरी पर ग्राम, तो इस कैलोरी में ध्यान देते हैं 1 कैलोरी पर ग्राम स्पेसिफिक हीट इंटू डेल्टा टी हमारा आया 3, 5/3 इन टर्म्स ऑफ सेल्सियस, नॉट फ़ारेनहाइट। तो यहां से आ जाएगा आपका 50,000, 10 और 5, 50,000 कैलोरी पर ग्राम, ठीक है। ये अपना हीट आ गया। अब ये हीट का जो है, इसी को आपको मास, इसका मास निकालना पड़ेगा, आपको मास निकालना पड़ेगा इसका। Q इज गुड ml होता है, ml इज गुड 50,000 डिवाइडेड बाई, क्वेश्चन में दिया हुआ वैल्यू 580, ठीक है, 580 दिया हुआ है। इसका आंसर आता है 86.2 kg। अब आपको ऑपरेशन निकालना है इसमें से, ml में से, तो इसकी m की वैल्यू आएगी, ठीक है। यहां से निकालना रेट ऑफ ऑपरेशन, ये होता है R इज इक्वल टू मास 86.2 ग्राम्स अपॉन 20 मिनट्स, अप्रोक्सीमेटली 4.3 मिनट्स, ठीक है। ये है रेट ऑफ ऑपरेशन आपका, मतलब ये ऑपरेशन क्या है, स्वेटिंग हो रही है, जितना ज्यादा स्वेटिंग होगा उतना जल्दी बुखार उतरेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन था, तो कितनी जल्दी स्वेटिंग हो रही है ये निकालना था। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4. 10.17 A thermocol ice box is a cheap and an efficient method for storing small quantities of cooked food in summer. In particular, a cubical ice box of size 30 cm has a thickness of 5 cm. If 4 kg of ice is put in the box, estimate the amount of ice remaining after 6 hours. The outside temperature is 45 degrees Celsius and coefficient of thermal conductivity of thermocol is 0.01 joule per second per meter per Kelvin. Heat of fusion of water is 335 into 10⁻³ joule per kg. एक थर्मोकोल बॉक्स दिया हुआ है, इसमें आप जनरली कोल्ड कोई भी सामान रखते हैं, खाना पीने के या जो भी है, बहुत लंबा कुछ समय तक फूड स्टोरेज अच्छा रहता है। तो उसके बारे में बताया, एक फूड 4 kg का मास ऑफ आइस रखा है, ये 6 घंटे में कितना मेल्ट हो जाएगा ये बताना है आपको, ठीक है। 6 घंटे बाद कितना मेल्ट होगा, जो बचेगा वो बताना है आपको। तो बस लगा दो जो हम लगाते हैं, Q इज इक्वल टू MC डेल्टा टी, है ना। Q हमको फाइंड करना है, मास दिया हुआ 4 kg, आइस है अच्छा सॉरी, ये तो हम बाद में लगाएंगे, इसके पहले हमको कुछ लगाना है। कंडक्शन देखो, हीट जो है कंडक्शन प्रोसेस से फॉलो हो रहा है, हीट जो है कंडक्शन प्रोसेस से फॉलो हो रहा है, तो हम इसको नहीं लगा पाएंगे, इस फॉर्मूले को, ये हमारा गलत है। कंडक्शन प्रोसेस में ये नहीं आएगा, ठीक है। कंडक्शन में आएगा Q इज इक्वल टू KA T1 माइनस T2 इंटू T अपॉन L। ये टेम्परेचर है, ये टाइम है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। इसको टेम्परेचर को आप कुछ और लिख लो, ये टाइम है। के दिया हुआ 0.01, एरिया है 0.54, टेम्परेचर डिफरेंस 45, टाइम दिया 6 आवर्स, मतलब 6 इंटू 1 आवर में 60 मिनट्स, 1 मिनट में 60 सेकंड्स, सेकंड में चेंज कर लिया। और लेंथ दिया हुआ है हमको, लेंथ दिया हुआ है 0.5 मीटर। ये पूरे को सॉल्व करते हैं तो 105643 आ रहा है आंसर, ठीक है। Q की वैल्यू, ये Q की वैल्यू से हमको मास निकालना है, कितना मास बचा,
4 कीजिए, और Q इज इक्वल टू ML इज इक्वल टू कितना वैल्यू दिया आपको, हमको ये याद होना चाहिए, इसको ये दिया 335 m इंटू 335 इंटू 10 की पावर 3, ठीक है। m क्या से निकल जाएगा 1049433/335, ये जो वैल्यू बचेगा आपका 335 इंटू 10 की पावर 3 0.43 kg। तो बस जो बचेगा उसको माइनस कर दो जितने में से, टोटल मास है 4 kg माइनस 0.43 kg, तो मास रिमेनिंग 3.6 kg 6 घंटे बाद, ठीक है। इतना इस मेथड हो जाएगा और रिमेनिंग जो है इतना बचा रहेगा। देखिए 6 घंटे बाद भी आपको 3.4 में से सिर्फ 3.6 90% आइस मिलेगा। सो सच ए गुड डिवाइस इज गुड ऑब्जेक्ट इज थर्मोकोल आइस बॉक्स। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 10.18। A brass boiler has a base area of 0.15 meter square and thickness 1 centimeter. It boils water at the rate of 6 kg per minute when placed on a gas stove. Estimate the temperature of the part of the flame in contact with the boiler. Thermal conductivity of brass is 109 joule per second per meter per Kelvin. Heat of vaporization of water is 2256 into 10⁻³ joule per kg. ये सारे गिवन डेटा दिए हुए हैं। एक ब्रास बॉयलर है जिसमें पानी उबल रहा है गैस स्टोव का, आपको टेम्परेचर और फ्लेम फाइंड करना है। वो कैसे फाइंड करेंगे, देखो सीधी सी बात है, टेम्परेचर ऑफ फ्लेम इज इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द ब्रास बॉयलर। जो हीट जो पास हो रही है वो एक ही मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से हो रही है, वो है कंडक्शन। जी हाँ, बिल्कुल सही है, सुना आपने, कंडक्शन से हुआ। तो हमको कौन सा हीट लॉ लगाना होगा, कंडक्शन वाला। देखिए Q इज इक्वल टू K A डेल्टा T अपॉन L, यही होता है, ठीक है। K हमको दिया हुआ कंडक्टिविटी 109 इंटू एरिया है 0.15 इंटू टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा T। मान लेते हैं एक T है एक T नॉट है, T की वैल्यू फाइंड करनी है। एक दूसरा टेम्परेचर है, टेम्परेचर ऑफ द वाटर विद दिस बॉइल्स एट बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस। तो T माइनस 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, डिवाइडेड बाई लेंथ है, लेंथ थिकनेस है 1 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद हमको निकालना है, हाँ ये तो हो गया। दिस इज इक्वल टू, हमको निकालना टेम्परेचर निकालना है, लेटेंट हीट वाला, मास इंटू लेंथ। मास दिया हुआ 6 kg पर मिनट, मतलब 1/10 0.1 kg इंटू 2256000, एक जीरो गया। Q जो बचा 2256000 इज इक्वल टू 109 इंटू 0.15 इंटू, अच्छा लेंथ 0.01 है, 0.01 है, ठीक है, हमने ध्यान नहीं दिया। थिकनेस 1 सेंटीमीटर, मतलब 1 इंटू 10⁻² इंटू T माइनस 100 डिवाइडेड बाई 0.01। इस पूरे को सॉल्व करते हैं हमको, तो वैल्यू जो मिलती है टेम्परेचर की वैल्यू, अच्छा वैल्यू को चेक कर लो, कुछ गलत तो नहीं रखा हमने, सारे वैल्यू चेक कर लो, कुछ छोटा तो नहीं। 2256000 एक जीरो नहीं, एक जीरो, हाँ ये ठीक है। T माइनस 100 और ये अप्रोक्सीमेटली जो आता है वैल्यू, इसका हम सॉल्व करते हैं। इसे सॉल्व किया हुआ हमने, दिया था 136, तो T इज इक्वल टू हो गया 236 डिग्री सेल्सियस। ये हमको वैल्यू निकालना था, ठीक है, ये आंसर चाहिए था हमको। T की वैल्यू 236 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन 10.19। एक्सप्लेन बाई ए
ए बॉडी विथ लार्ज रिफ्लेक्टिविटी इज ए पुअर एमिटर। आपको बताना है बॉडी विथ लार्ज रिफ्लेक्टिविटी इज ए पुअर एमिटर। वाई? क्योंकि हमको पता है कंडक्ट ए गुड कंडक्टर इज ए गुड ऑब्जर्वर एंड एट द सेम टाइम ए गुड रिफ्लेक्टर। तो ये है हमारा किर्चॉफ्स लॉ से हमने पहले पढ़ा हुआ थ्योरी में। ये लार्ज बॉडी विथ लार्ज रिफ्लेक्टिविटी, उसकी रिफ्लेक्टिविटी जितनी ज्यादा होगी उतना ही पुअर उसका एमिटर होगा। ठीक है, जितना जल्दी रिफ्लेक्ट करता है उतना जल्दी एमिट करेगा। अकॉर्डिंग टू किर्चॉफ्स लॉ, ए गुड ऑब्जर्वर इज ए गुड रिफ्लेक्टर, ए गुड पुअर ऑब्जर्वर इज ए पुअर रिफ्लेक्टर। दिस इज अकॉर्डिंग टू किर्चॉफ्स लॉ। बी, ए ब्रास टम्बलर फील्स मच कोल्डर देन ए वुडन ट्रे ऑन ए चिली डे। मतलब ये कह रहा है ब्रास टम्बलर को आप अगर हाथ लाते हो तो आपको ज्यादा ठंडा महसूस होगा एज कम्पेयर टू वुडन ट्रे। इसका सीधा सा एग्जांपल है, देखिए ब्रास इज ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, वेयरएज वुड इज ए पुअर कंडक्टर या इंसुलेटर। ठीक है, तो हीट पास नहीं करता उसमें से, वुड में से, जितना इजिली ब्रास में से पास करता है। ब्रास हमारे बॉडी से हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, जल्दी से हीट ट्रांसफर हो जाता है और वो कोल्ड, उसका कोल्ड हमको ट्रांसफर होता है। इस तरह ये कोल्ड महसूस होता है, बट वुड में ऐसा, वुड के केस में ऐसा नहीं है, बिकॉज वुड इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। सी, एन ऑप्टिकल पायरोमीटर फॉर मेजरिंग हाई टेम्परेचर्स कैलिब्रेटेड फॉर एन आइडियल ब्लैक बॉडी रेडिएशन gives too low a value for the temperature of a red hot iron piece in the open, but gives a correct value for the temperature when the same piece is in the furnace. आयरन जब फर्नेस में होता है तो उसका एक क्लोज सरफेस उसे फील होता है। इट इज ए काइंड ऑफ क्लोज ब्लैक बॉडी, क्लोज ब्लैक बॉडी। तो उसमें ज्यादा अच्छे से हीट ट्रांसफर हो पाता है एज कम्पेयर टू ओपन, जहां ओपन है एवरीथिंग इज ओपन, तो वो कंडक्शन के एनवायरमेंट नहीं मिल पाता, इसलिए वो आयरन पायरोमीटर ठीक से, ऑप्टिकल पायरोमीटर ठीक से ओपन में काम नहीं करता। आप उसे ब्लैक फर्नेस में रख दो तो वो ज्यादा अच्छे से काम करता है, बिकॉज ऑफ फीलिंग ऑफ ब्लैक बॉडी एनवायरमेंट। ठीक है, नेक्स्ट, द अर्थ विदाउट इट्स एटमॉस्फेयर वुड बी इनहॉस्पिटेबली कोल्ड। बिल्कुल सही, अगर अर्थ के पास एटमॉस्फेयर ना हो तो जो सनरेज, जब तक सनरेज आ रही है तब तक तो सनराइज अर्थ अच्छा वार्म रहेगा। जैसे ही सनलाइट आना बंद हो गई कुछ समय के लिए वो पूरा कोल्ड हो जाए, क्योंकि हमारा एटमॉस्फेयर जो है सनरेज को, सन की हीट को और अदर हीट को ट्रैप करने का काम करता है। हमने सुना होगा ग्रीन हाउस गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड और बाकी ऑब्जेक्ट्स, जो गैसेस जो हीट को ट्रैप कर लेते हैं, जो हीट आता तो है बट जा नहीं पाता आसानी से, इसके कारण हमारा एनवायरमेंट वार्म बना होता है और ये इजिली कोल्ड नहीं बनता। ठीक है, नेक्स्ट, E, heating systems based on circulation of steam are more efficient in warming a building than those based on circulation of hot water. बिल्कुल सही, क्योंकि स्टीम जो है, स्टीम हैज ए गुड हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन। स्टीम ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब करके रख सकता है एज कम्पेयर टू वाटर। वाटर का हाईएस्ट टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है, उसके बाद वो स्टीम बन जाता है, बट स्टीम का टेम्परेचर 200 to 300 डिग्री सेल्सियस तक भी जाता है। मतलब latent heat of vaporization of steam is very much higher than latent heat of vaporization of water. यही रीजन है कि स्टीम जो है is much more efficient than water. ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10.1. क्वेश्चन नंबर 10.20. A body cools from 80 degrees Celsius to 50 degrees Celsius in 5 minutes. Calculate the time it takes to cool from 60 degrees Celsius to 30 degrees Celsius. The temperature of the surroundings is 20 degrees Celsius. इतना सारा टेम्परेचर देख के समझ में आ रहा होगा किस पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बेस्ड है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पे। जी हाँ दोस्तों, फॉर्मूला आपको दिख रहा है बोर्ड पे। ठीक है, ये गिवन डेटा दिया हुआ सारा, ये गिवन डेटा है, ये फॉर्मूले में लगाना है और आंसर सॉल्व करना है। ठीक है, कैसे करेंगे? डेल्टा टी बाई टी, डेल्टा टी जो है टेम्परेचर डिफरेंस, पहला केस में 68-30 का डिफरेंस है, 60 माइनस 30 30, ये हो गया 30। टी दिया 5 मिनट्स, 5 रहने दो, मिनट्स में दो, के है, के वैल्यू रहने दो, कि हम कांस्टेंट है। टी एवरेज 60 और 30 का एवरेज, 80 और 50 का डिफरेंस 30 है, 80 और 50 का एवरेज 80 प्लस 50/2, मतलब 130/2 65 माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग्स 20 दिया हुआ है। ठीक है, ये हो गया आपका 6 is equal to k into 45, k is equal to 6/45
2/15, के की वैल्यू आ गई 2/15। सेकंड केस में अप्लाई करते हैं। सेकंड केस में हमको टी डैश फाइंड करना है। डेल्टा टी अपॉन टी डैश के इंटू टी एवरेज माइनस टी नॉट। डेल्टा टी अपॉन डेल्टा टी अगेन 60 और 30 का है, डिफरेंस 30 होगा। टी डैश फाइंड करना है हमको। के है 2/15, कॉन्सेंट हमने अभी निकाला। 2/15 टी एवरेज, टी एवरेज है 80 प्लस 60 30 90 प्लस 45 सराउंडिंग 20, तो 30 अपॉन टी डैश इज इक्वल टू 2/15 इंटू 25, 5 3 जा 5 5 जा 5 6 2 3, टी डैश इज इक्वल टू 3 इंटू 3, 9 मिनट्स। तो अगला टाइम जो लगेगा बॉडी को कूल होने में, नेक्स्ट टाइम जो रहेगा 60 डिग्री सेल्सियस टू 30 डिग्री सेल्सियस, जो टाइम लगेगा वो 9 मिनट्स है। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10.20। इस तरह हमारे चैप्टर नंबर 10 कंप्लीट होता है। हमने 10 चैप्टर्स के एनसीईआरटी सॉल्यूशन सक्सेसफुली कर लिए हैं। किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो, कुछ कहना चाहते हो, क्वेरी हो, प्लीज कमेंट करके बताइए क्या कहना चाहते हैं, कहाँ गलती हुई हमसे वो बताइए। कैलकुलेशन मिस्टेक आप खुद चेक कर लीजिए, कॉन्सेप्ट वाइज हम बताएंगे। कहीं कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हुई तो आप खुद ट्राई कर लीजिए, सही कर लेना। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक टेक केयर, गुड बाय।